करते अगली खबर की ओर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने अहंकारी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकास कर रहा है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बदले सुर। उन्होंने राम के भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया। अहंकारी वाले बयान के बाद यू टर्न। अहंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार की सफाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिलने पर आरएसएस कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा था, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने उनके बयान से किनारा किया, बयान को निजी बता दिया, तब से उनके सुर ही बदल गए। अब इंद्रेश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। इससे पहले आरएसएस नेता के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। यही नहीं, इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए विपक्ष को राम विरोधी बताया था। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बात थी जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़। बीजेपी के खिलाफ अहंकारी वाला बयान देने वाले इंद्रेश कुमार आरएसएस की कार्यकारिणी मेंबर हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने दावा किया था कि देश के कुछ प्रतिशत मुस्लिम मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उसके अनुरूप नहीं आए, जिसके बाद इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। और जैसे ही आरएसएस नेता ने बीजेपी पर सवाल उठाए, फौरन श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सामने आए और इंद्रेश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। उधर बीजेपी का बयान भी सामने आया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी को उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। देखिए, अब ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। इंद्रेश कुमार और उनसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से विपक्ष की खुशी बढ़ गई। विपक्ष के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी में जितनी दूरियां होंगी, बीजेपी उतनी ही कमजोर होगी। भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए।
कांग्रेस को मत दीजिए, हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान से विपक्ष की खुशी भी कुछ ही देर में खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। और चलिए राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर के हाई लेवल समीक्षा बैठक आज होनी है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल आज दिन भर विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे। राज्य के सभी जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आज वो बैठक लेंगे और जयपुर के आईजीपीआरएस में 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग की एक एक योजना और कार्य पर बारीकी से मंथन होना है। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी समेत आला अफसर जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर के हाई लेवल समीक्षा बैठक आज होनी है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जो है आज दिन भर विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे और राज्य के सभी जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आज वो बैठक लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी और शिक्षा विभाग की एक एक योजना और कार्य पर बारीकी से मंथन किया जाएगा। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी समेत आला अफसर जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलवा थाना अधिकारी पर गाज गिरी है। कोलवा एसएचओ जनमेजा राम को लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें कि एसपी रंजीता शर्मा ने कोलवा एसएचओ को लाइन हाजिर किया और बजरी के ट्रैक्टर से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद ये एक्शन लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहा है, जहां पर कोलवा थाना अधिकारी पर गाज गिरी है। कोलवा एसएचओ जिनका नाम है जनमेजा राम, उनको लाइन हाजिर किया गया है और एसपी रंजीता शर्मा ने कोलवा एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। बजरी के ट्रैक्टर से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद से ये एक्शन लिया गया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाली जिला के रोहट उपखंड के सज्जनपुरा गांव में भीषण गर्मी में ग्रामवासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। सरकार ने यहां पर पीने के पानी के लिए यहां टंकी तो बनवा दी है, लेकिन पिछले 10 सालों में टंकी में पानी की बजाय हवा ही आती है, जिसको लेकर के लोगों में अब आक्रोश पनपने लगा है। आपको बता दें कि 2000 की आबादी वाले इस गांव के ग्रामीण आज भी पानी के पीने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल करके पानी लाने को मजबूर है। स्थानीय पाली विधायक भीमराज भाटी ने इन गांव का दौरा कर जल्द समस्या से निजात का आश्वासन भी दिया है। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से पीने के लिए टूटियों में कोई पानी नहीं आ रहा है और पशुओं के लिए जो पानी है 5 तारीख को हमने जो हमारे एएन मैडम है पूनम जी, उनसे हमने वार्तालाप की थी फ़ोन के द्वारा। तो उन्होंने बोला सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 10 लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है और जो भी उसमें है जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग की जो काउंटिंग हो रही है जनसंख्या की, वो भी आ रहा है और उसके अलावा पशुओं के लिए कोई प्रकार की सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव में पानी की सभाओं ज़्यादा सज्जनपुरा में आ रही है, लेकिन साहब पहला पाइप लाइन आती गढ़वाड़ा हूँ जैतपुर वन्नो ही पानी भी नहीं पहुँच रही हो बिल्कुल ही। फिर 18-17 में किदी है मोरिया हूँ पाइप लाइन वन्नो भी पानी हमारे आज दिन तक प्रॉपर नहीं भी हुए। ये तो आप ये कह रहे 10 साल से इनमें टंकी में और इसमें पानी नहीं आया, 10 साल हो गए। फिर क्या सरकार का व्यवस्था है? सरकार ने पैसे खर्च कर दिए और 10 साल से इस टंकी में पानी नहीं आया, इन टूटियों में पानी नहीं आया। ये सज्जनपुरा की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे रोहित क्षेत्र में कहीं पे भी पीने लायक पानी के कुएं नहीं है।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पिलानी कस्बे में पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। वार्ड 13 में स्थित श्रीराम कॉलोनी में जलदाय विभाग के बंद ट्यूबवेल को शुरू करवाने की मांग को लेकर के वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का यह आरोप है कि ट्यूबवेल पिछले 2 साल से बंद पड़ा है और ट्यूबवेल की कम खुदाई के कारण पानी बंद हो गया और ऐसे में कॉलोनी में रहने वाले 50 घरों में पेयजल संकट जो है वो बना हुआ है। कॉलोनी निवासी पानी की टैंकर मंगवा करके पानी का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि बोरिंग की गहराई बढ़ाई जाए तो पानी मिल सकता है। लोगों ने इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन जिम्मेदार सुनवाई नहीं कर रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द इस समस्या का हल नहीं निकला तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह ट्यूबवेल गारंटी पीरियड में है, इसलिए ठेकेदार ही ठीक करेगा। साल होगी मानो बहुत परेशान हो रहा है। 500 रुपया टंकर का गिरा, मजदूरी आदमी गरीब आदमी कटस लिया हो, इतना 3-4 टंकर लाके मरने का। और पानी की बहुत दिक्कत हो रही सर, कोई सुनाई कौन करे हमारी तो को जयन करे को वाटर बॉक्स सड़ा करे काड़ा की लुगाई है बोली मैं ही गिरा तार के व्यवस्था करा। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगा करके सफाई करने से लेकर के प्रदेश में आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में अधीनस्थ सेवा में चयन होने पर सुर्खियों में आई सफाई कर्मी आशा भाटी उर्फ आशा कंडारा को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। 2.25 लाख रुपए रिश्वत की रकम के साथ एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महिला सफाई कर्मी या आरएएस अधिकारी, लाखों की मोटी रकम वसूलने वाली घूसखोर, सीडीपीओ का पद लेकिन बनी रही सफाई कर्मी। महिला सफाई कर्मी का खुला सबसे बड़ा राज। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करने से लेकर प्रदेश में आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में पास होकर सुर्खियों में आई सफाई कर्मी आशा भाटी एक बार फिर चर्चाओं में। लेकिन चर्चा इस बार अच्छाई की नहीं, इस बार गिरफ्तारी की है, क्योंकि एसीबी ने सफाई कर्मी आशा भाटी उर्फ आशा कंडारा को गिरफ्तार कर लिया है। 2.25 लाख रुपए रिश्वत की मोटी रकम के साथ एसीबी ने उसके बेटे ऋषभ और बिचौलिए की भूमिका निभा रहे बेटे के दोस्त योगेंद्र चौधरी उर्फ रवि को धर दबोचा है। तीनों को एसीबी पाली की टीम ने जेतारण के एक रिजोर्ट से गिरफ्तार किया है। ऊंचे रसूख के दम पर घूसखोरी करती थी। सफाई कर्मी की नौकरी के नाम पर रिश्वत ली। सफाई भर्ती परीक्षा के आवेदकों से घूसखोरी। आशा भाटी ने 3.5 लाख में किया सौदा। रिश्वत की आधी रकम 2.25 लाख वसूले थे। एसीबी की माने तो सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली आशा भाटी का आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में चयन हो गया था और सीडीपीओ का पद मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब उसने इतना बड़ा पद ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल ट्रैप में आई आशा की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि एसीबी के अलावा एसओजी भी आरएएस भर्ती में चयनित होने को लेकर जांच कर सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नीट रिजल्ट के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हो, लेकिन छात्र चाहते हैं कि परीक्षा एक बार फिर से करवाई जाए ताकि सभी छात्रों के साथ न्याय हो सके। देखिए रिपोर्ट। नीट के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। कोटा में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन।
प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। अजमेर में एनटीए के खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें कोटा की हैं, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट मामले को लेकर विरोध जता रहे हैं। रीनीट कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। छात्रों की मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। छात्र अपनी मांग रखना चाहते थे कि जो नीट में धांधली हुई है उसमें प्रशासन और सरकार कार्रवाई करे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे। पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में आज प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, सरकार की मंशा को साफ दिखाता है कि वो छात्र हितों में निर्णय नहीं लेना चाहती। नीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अजमेर में भी देखने को मिला। यहाँ एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करने और परीक्षा को रद्द करने की मांग की। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एनटीए के ऊपर सीबीआई की जांच बैठे और नीट का यूजी परीक्षा परिणाम जो है उसके ऊपर धांधली जो हुई है उसके अंदर कार्रवाई हो और सीबीआई जांच करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि नीट के यूजी के जो बच्चे हैं वो जो है वो आगे बढ़ सके और परीक्षा को वो पुनः देकर और अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित कर सके। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई भी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और सीबीआई जांच से फिलहाल इनकार कर दिया। अलग अलग हाई कोर्ट में दायर सभी याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराने की याचिका पर भी कोर्ट ने 8 जुलाई को फैसला सुनाने की बात कही। हालांकि इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बहरहाल अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के 8 जुलाई को आने वाले फैसले पर होंगी, जिसमें यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग पर गौर करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अलवर में राशन में पारदर्शिता लाने के लिए केवाईसी कराई जा रही है, लेकिन इसके चलते लोगों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आधार कार्ड पर बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आधार सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ आ रही है। देखिए रिपोर्ट। अलवर के मिनी सचिवालय में लोगों की भारी भीड़ है। सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और ये लाइन लगी है आधार अपडेट कराने के लिए, क्योंकि अगर ये आधार अपडेट नहीं कराएंगे तो इन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। दरअसल लोगों का आरोप है कि बिना केवाईसी के राशन डीलर राशन नहीं दे रहा है, और अगर केवाईसी कराते हैं तो आधार में बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं। ऐसे में पहले आधार अपडेट करना इनकी मजबूरी है। सुबह जब नंबर आते हैं 6 बजे के बाद कोई नंबर नहीं लेते। क्या कहते हैं आप? मतलब 100 आधार कार्ड हो गए, अब नहीं, उसके बाद सुबह ही होगा। यहाँ आना क्यों पड़ा? राशन कार्ड डीलर के ले गए, पर उसने 2-3 दिन के लगे, बच्चे नहीं लग रहे वहाँ पर भेज। लोगों की समस्या सिर्फ आधार अपडेट कराने तक सीमित नहीं है। इनकी माने तो मिनी सचिवालय में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन दिया जा रहा है, जहां एक दिन में महज 100 लोगों का नंबर आता है। ऐसे में बाकी लोगों को परेशान होकर लौटना पड़ता है। आधार सेंटर पे जो भीड़ है उसका कारण यही है कि बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, क्योंकि बच्चों के ज्यादातर जो आधार बने हुए हैं वो 5 साल से कम की उम्र के बने हुए थे। वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं होते हैं, जिस कारण उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। एक तरफ राशन की किल्लत तो दूसरी ओर आधार अपडेट होने में परेशानी।
लोग भारी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आधार कार्ड अपडेट होते हैं और कब राशन डीलर केवाईसी कर उन्हें राशन देते हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट। और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया है। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है, वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है, जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है।